नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3-4 विषयों पे बात करेंगे। सब विषय इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले, कौन बनाना चाहता है भारत को हिंदू राष्ट्र? दूसरा, क्या चरणजीत सिंह चन्नी भी गिरफ्तार होंगे? तीसरा, क्या केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाएगी? और चौथा, क्या अब संसद में भी चुप रहना होगा? तो सबसे पहले बात कर लें हम लोग धर्म वाली हिंदू राष्ट्र की। अभी प्रयागराज में एक धर्म संसद और हुई और उस धर्म संसद में वो धर्म संसद अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आहूत थी और उसमें हिंदू राष्ट्र संविधान अब बनेगा, ये पारित किया गया। हिंदू राष्ट्र संविधान जो बनेगा उसकी 3 समितियां बनाई गई हैं। उन समिति में एक में कानून के जानकार लोग रहेंगे, एक में शास्त्र मर्मज्ञ लोग रहेंगे, एक में सुरक्षा विशेषज्ञ लोग रहेंगे। हर कमेटी में 25-25 लोग रहेंगे और इन इन सब जगहों पे 127 पंथों के प्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब वो जो 27 पंथों के जब प्रतिनिधि की बात हो रही तो हिंदू धर्म के अलावा जैन, बुद्ध, सिख ये सब लोग उसमें रहेंगे। ये दैनिक जागरण वाराणसी एडिशन की 1 जनवरी की छपी हुई वो है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वहीं से इस खबर को लिया गया है। इसमें ये बताया गया है, इसमें टाइम शेड्यूल भी दिया गया है कि श्रावण मास मतलब अगस्त सितंबर तक इसका प्रारूप तैयार होना चाहिए और अगले साल का जो माघ मेला होगा 2023 का, वहां पे जो धर्म संसद होगी उसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें क्या-क्या होगा? इसमें 500 इसमें ये बताया जाएगा कि 543 जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, उसमें सांसद की जगह अब धर्म सांसदों का निर्वाचन होगा। कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, वोटर 16 साल से ऊपर वाले होंगे। इसमें मुस्लिम लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की ली जाएगी और इसमें वो जैसा आपने कहा गुरुकुल की शिक्षा अनिवार्य होगी। बहुत से मूल प्रश्न उठ रहे हैं। मूल प्रश्न इसलिए इसलिए उठ रहे हैं, इस देश के संविधान इन सब चीजों की मनाही है। ये गैर संवैधानिक बात है। तो क्या कोई है जो इस पे कोई कॉन्जिनेंस लेगा? इस समय चुनाव का समय है। सारी इस तरह की बातें जो ताकत है, जो पावर है, वो इस समय पूरी तरह से अ, चुनाव आयोग के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास। पहली बात तो ये कि जब चुनाव ऑलरेडी चल रहा है, तो उस समय आपने इस तरह की धर्म संसद होने की परमिशन क्यों दी? दूसरी बात ये कि ये अगर हुआ है तो इसके इसके ऊपर कोई एफआईआर हुई? क्योंकि ये अलग है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ये नहीं हो सकता है और जो चीज़ सबको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, डेस्परेशन है एक वर्ग का कि किसी भी तरह से हिंदू-मुस्लिम हो जाए क्योंकि इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को ये बताया कि देश में मालूम नहीं क्या-क्या हो रहा है और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ और ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो लोग हिंदू धर्म को एक तरह से अब क्या बोलेंगे, मज़ाकी उड़ाना बोलेंगे, उड़ाना, उनके ऊपर लगाम लगाने का काम हिंदुओं को ही करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाबा जी आ रहे हैं वो अपना कुछ कर रहे हैं। नरेंद्र गिरि जी की जो जिनकी अभी हत्या हुई, जो आनंद उनके जो मेन हत्या आरोपी थे उनको पकड़े जाने तक वो भी बाबा जी और महंत जी बुलाए जाते थे। अभी वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया में इनके सीबीआई से कहा है कि जरा पता तो करिए कि ये किसी लड़की को मोलेस्टेशन, अब मोलेस्टेशन का मैं शाब्दिक अर्थ मुझे नहीं, मतलब मैं समझता हूँ छेड़-छाड़ खानी से थोड़ा ज़्यादा काम। ये किसी लड़की के मोलेस्टेशन में वहाँ बंद किए गए थे क्या? ये हाई कोर्ट ने कहा है, बाबा जी के लिए। तो ये बाबा जी लोग इस तरह के अगर बाबा जी बन जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हिंदू की ये बेसिक ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के बाबा लोगों को इस तरह के काम करने से पे रोक लगाए, लगाम लगाए। और दूसरा ये है कि इस समय इलेक्शन है, इलेक्शन तक ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की धर्म संसद इत्यादि का अभी आह्वान न हो। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे। क्या चरणजीत सिंह चन्नी जी भी गिरफ्तार होंगे?
क्योंकि एक कभी क्या हुआ, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जी के जो भतीजे हैं, भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी, उनको ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक चक्कर में, जो 2018 में माइनिंग केस एक नावा शहर में रजिस्टर हुआ था, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा ईडी कह रही है कि हनी जी ने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि जो अभी जनवरी महीने में उनके घर के पे जब छापा पड़ा था, तो वहाँ शायद 10 करोड़, मतलब 8-10 करोड़ रुपया रुपया और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिले थे, 10 करोड़ के आसपास की बात थी। 8 करोड़ कैश, और वो उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि वो उन्हीं का पैसा है। और उन्होंने ये भी एडमिट किया है अकॉर्डिंग टू ईडी कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने लिया था, और इसलिए ईडी ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उनको 5 दिन की उनको रिमांड भी मिल गई है, जिस दौरान ईडी उनसे बिठा के पूछताछ करेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सुखविंदर सिंह बादल जी का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अब ये समय की बात है, इलेक्शन के बाद चन्नी जी, ये सारा पैसा उनका उनका आरोप है कि सारा पैसा चन्नी जी का है, और इलेक्शन के बाद चन्नी जी को जेल जाना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्शन आता है, तो जो भी सरकार इस समय सरकारी पार्टी है, वो कुछ ना कुछ लोगों को इस तरह से डराने-धमकाने का काम करती आई है। वो चाहे बंगाल का इलेक्शन रहा हो, तो वो चाहे यूपी का पुराना इलेक्शन, कहीं न कहीं ये होता रहा है। तो अगर भई, अगर आप ये सारी चीज़ें सही थी, लेकिन आप 10 दिन और वेट कर लेते, क्योंकि सिद्धू जी के ऊपर भी एक 33 साल पुराना मुकदमा निकाल निकाल के उनके ऊपर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन मंत्री पद छोड़े और इधर ज्वाइन किए, उसके 2 दिन के अंदर उनके ऊपर भी एक कुछ 15-16 साल पुराना मुकदमे का सम्मन जारी कर दिया गया। तो ये कहीं न कहीं इसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि ये चूँकि चुनाव में आप किसी एक विशेष का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सरकार उसको पचा नहीं पा रही। अब हम आ जाएँ जो एक इम्पोर्टेंट है, क्या केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाएगी? अभी पार्लियामेंट चल रही है, उसमें अ, जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं सुखराम सिंह यादव जी, उन्होंने एक सरकार से प्रश्न किया था कि, और खास करके किसान कानून के बाद की सरकार ने जो कहा था कि हम इसमें एक कमेटी बना देंगे एमएसपी के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने पूछा था सरकार से कि क्या आपने कमेटी बना दी है? अ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया है, रिटन रिप्लाई है, कि ये कमेटी अंडर प्रोसेस है, और उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा के इलेक्शन के कारण इलेक्शन कमीशन से कंकरेंस मांगी गई थी इस कमेटी को बनाने के लिए, क्योंकि 8 जनवरी से, जब से आचार संहिता लागू हुई है, इस तरह का अगर आपको कुछ वो करना है, तो आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा। उन्होंने फर्दर एक क्वेश्चन के जवाब में ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है कि कमेटी इलेक्शन के बाद ही फॉर्म होगी। अब जरा इसका इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए मैं कयों कह रहा हूँ। 19 नवंबर को मोदी जी एकदम से टीवी पे आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि हम ये किसान कानून वापस ले रहे हैं। किसान फिर कहते हैं कि हमें आपकी बात पे विश्वास नहीं है, आप इसको पार्लियामेंट में मतलब इसको इनैक्ट करके तब आप बताइएगा, तब हम मानेंगे। पार्लियामेंट में, क्योंकि वो कहते हैं कि आप इस तरह की बहुत सी बातें करते रहते हैं, लेकिन अंत में आप उसको पूरा नहीं करते हैं। तो अंत में पार्लियामेंट में कानून पास होता है। फिर ये कहते हैं कि एक चिट्ठी आती है सरकार की तरफ से किसान संघ के पास, कि ये उसमें 5 चीज़ें होती हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम एमएसपी पे एक कानून बनाएँगे, लेकिन उसके लिए एक हम कमिटी का गठन कर रहे हैं। वो कमिटी डिसाइड करेगी कि इसकी क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ और इत्यादि, इत्यादि। ये बात 8 ये बात 9 दिसंबर को चिट्ठी आ गई थी, और सरकार ऑलरेडी कमिट कर ली थी कि हम एक कमिटी इस पे बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद बीजेपी के भई ये सीधी-सीधी चीज़ है कि इसके बाद बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है, वो क्या कर रही थी? 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, 1 महीना करने में आपने कोई कार्रवाई की जिससे ये हो जाए कि नहीं, नहीं अब आपकी ये कमेटी बनने वाली है? उसपे तो कोई बात नहीं हुई। एक बात और,
जो बीजू जनता दल है उसके एक सांसद हैं प्रसन्ना आचार्य। तो प्रसन्ना आचार्य जी ने कल ये बताया कि उनके डायरेक्ट प्रश्न के जवाब में कि क्या सरकार एमएसपी पर कानून लाएगी, इस पे मंत्री जी बहुत एवेसिव उन्होंने कहा। वो टाल-मटोल का गोल-मटोल उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कोई साफ-साफ इस पे जवाब नहीं दिया। सरकार ने इस पे भी जवाब नहीं दिया कि जो जो भी ये एक एक अरुण जेटली जी का एक वक्तव्य था पार्लियामेंट में जब वो बजट पेश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। किसी ने पूछा, जब उनसे पूछा गया तो इस पे भी वो साइलेंट थे। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने भी उस बजट में कहीं पे भी किसान का वो डबल हो गया कि नहीं, इस पे साइलेंट है। अब किसानों का ये कहना है कि इस सरकार की आदत है बार-बार वादा-खिलाफी करने की। उसने उसमें कह दिया कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएँगे और एमएसपी मतलब जिसका मतलब है कि एमएसपी लागू होगा इसीलिए कमेटी, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस बात के लिए। ऐसा लोगों का मानना है। जो भी किसान संघर्ष समिति के लोग हैं। अब शायद किसान उस पे कुछ एक नया तरह से फिर से अपना आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं। चौथी और छोटी बात अंत में, क्या आप संसद में भी चुप रहना होगा? वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो पार्लियामेंट हुई उसमें एक राहुल गांधी जी की स्पीच थी, एक मनोज झा जी की स्पीच थी आउटस्टैंडिंग, और हमेशा की तरह महुआ मोइत्रा जी जो तृणमूल कांग्रेस की हैं, वो उनकी एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अपना भाषण दिया। जब उनको भाषण शुरू हुआ, जैसा बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस को कि इन सांसद को 13 मिनट का टाइम दिया गया था बोलने का। जब ये अपना भाषण पढ़ रही थी तो 2-3-4 मिनट के बाद जो उस समय प्रिसाइड कर रहे थे स्पीकर की जगह जो दूसरा, उन्होंने उनसे कहा कि थोड़ा इतना गुस्से में नहीं, थोड़ा हँस के और थोड़ा खुश होके करिए। उसपे महुआ मोइत्रा जी का कहना ये था कि देश की हालत वो है और मैं इसको, ये मेरा एक्सप्रेशन का ढंग है और इसपे डिस्टर्ब मत करिए। सबसे बड़ी बात ये है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 10:30 और वो सामने, वो तो सामने-सामने है, उसमें कहीं कोई इधर-उधर का नहीं है। तो आप खुद ही देख लीजिए। करीब 10 साढ़े 10 मिनट के अंतराल के बाद उनको स्पीकर ये बिठा दिया ये कह के कि आपका समय खत्म हो गया। उनको 13 मिनट मिले हुए थे, उससे 2.5 मिनट पहले। वो कहती रह गईं कि मुझे कंक्लूड करना है, मेरा एक पैरा बाकी है, उनको वो समय नहीं दिया गया। जब उनको ज़बरदस्ती और उनका माइक को जब ऑफ कर दिया गया, वो करार दिया उनकी, जिसको कहते हैं उनकी वाणी को पे रोक लगा दी गई, तो वो वेल में गईं। और वहां से फिर वो बाहर आए और अब वो हो हल्ला मच रहा है। अब स्पीकर भी उनको ये कह रहे हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए और वेल में क्यों गए, इत्यादि इत्यादि। जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बात, ये अच्छी बात स्पीकर ने कही, जरा हंस के बोला करिए, जरा गुस्से में नहीं। तो पहले स्पीकर साहब सरकार पे कुछ काम करती है उसको फॉलो करते हैं। तो सरकार की आप जो आपकी निर्मला जी हैं, पहले तो उनको आप ये ज्ञान दीजिए, क्योंकि महुआ मोइत्रा जी महीना पहले मैं महिलाओं की बात कर लूं, वो कितने गुस्से में रहती हैं, वो हरदम गुस्से में रहती हैं। अच्छा, इस बार वो गुस्से में नहीं थी, गुस्से में नहीं थी, तो वो यूपी ही वालों के लिए ऊपर उन्होंने कर दिया कि यूपी टाइप, उनको गुस्सा नहीं आया, तो उन्होंने, तो एक तो आप अपने भी मंत्री जो इतने सरकार के मंत्री हैं, उनको भी एक अलग से क्लास बुलाइए और कहिए कि इतने गुस्से में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि गुस्से में क्या है कि गुस्से में कुछ लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो ये भी जरा ध्यान रखिए कि किसके ऊपर गुस्सा सूट करता है, किसके ऊपर सूट नहीं करता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, ये आप 13 मिनट को साढ़े 10 मिनट करके क्यों, इसका मतलब आपको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिला है या आप ये दिखाना चाहते हैं किसी, जिसको भी आप प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं नहीं देखो मैंने बोलने नहीं दिया। तो ये एक थोड़ी-सी इसलिए चिंता की बात है कि संसद ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबको लगता है कि नहीं-नहीं अपनी बात हो जाएगी, अपना कुछ कह पाएँगे। अगर वहाँ पे भी आप जो, और ख़ास करके इस तरह के सांसद जो जो ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, ये सब लोग सीरियस लोग हैं। इनको भी अगर आप चुप कराएँगे ज़बरदस्ती, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर
सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।